अगर आपके बच्चे को बोलने में, रीडिंग में, स्पेलिंग में और समझने में, भाषा को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका सल्यूशन है स्पीच थेरेपी। आज का हमारा मेन टॉपिक है स्पीच थेरेपी। वैसे तो स्पीच थेरेपी माँ से ही शुरुआत हो जाती है। माँ ही बच्चे को पहला शब्द बोलना सिखाती है, समझाती है। इसलिए सबसे ज़्यादा ड्यूटी है माँ की कि वो दिन रात रेडियो की तरह बोले। लेकिन आज के ज़माने में देखा गया है कि बच्चे बहुत लेट बोलने लग गए हैं। और इसका कारण क्या है, ये आप बता सकते हैं? इसका मेन इशू है कि बच्चे सिंगल फैमिली में हैं या बच्चों को माँ बाप और बाकी रिलेटिव्स, आसपास के समाज से जुड़े हुए लोगों का योगदान नहीं मिल रहा। बच्चे एक तोते यानी पैरट की तरह होते हैं। हम जितना ज़्यादा बोलते हैं वो उसे रिपीट करते जाते हैं। अगर उनको ये एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो नेचुरली वो कम बोलेंगे और उनके माइलस्टोन डिलेड हो जाएंगे। Now, speech therapy helps the child to speak certain words, pronounce it properly, use the different mouth organs, how to place certain words in the mouth. Along with it, उसको एक्सप्रेस करने में, राइटिंग में, उसकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में हेल्प करता है। दिस इज़ द मेन रोल ऑफ अ स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी को करने वाले पर्सन को हम स्पीच थेरेपिस्ट भी बोलते हैं, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, दैट इज SLP। बच्चों को कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं स्पीच की, जिसको स्पीच थेरेपिस्ट अंडरस्टैंड करता है, उसको अलग अलग क्लासिफिकेशंस में रखता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आर्टिकुलेशन की, यानी बच्चा बोलता तो है लेकिन उसके साउंड में एरर होता है, दैट्स कॉल्ड आर्टिकुलेशन। नंबर 2, फ्लुएंसी डिसऑर्डर, यानी वर्ड्स की फ्लो या तो बहुत फास्ट है या बीच बीच में अटक रही है, जिसे हम स्टटरिंग और क्लटरिंग दोनों कहते हैं। सामने वाले को समझ में नहीं आता कि शब्द क्या बोले जा रहे हैं या क्या वाक्य बना है। नंबर 3, रेसोनेंस और वॉइस डिसऑर्डर, वॉइस की पिच, क्वालिटी, साउंड में प्रॉब्लम होगी, उसको हम कहते हैं रेसोनेंस ऑफ वॉइस डिसऑर्डर प्रॉब्लम, जिसको हम कहते हैं। नंबर 4, इसको हम कहते हैं ओरल फीडिंग प्रॉब्लम। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको खाने में स्वॉलो यानी उसको अंदर ले जाने में प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में स्पीच थेरेपिस्ट की मदद ली जाती है। नंबर 5, रिसेप्टिव डिसऑर्डर, सामने वाले को अंडरस्टैंड कराने में बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। ज़्यादातर ये चीज़ें जो है ऑटिस्टिक बच्चों में पाई गई हैं। नंबर 6, एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर, यानी बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसको समझ नहीं आता कि इस वाक्य में, इस सेंटेंस में कौन सा सही वर्ड, अप्रोप्रिएट वर्ड लगाऊं ताकि सामने वाले को समझ आए, दैट्स कॉल्ड एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर। एक होता है प्रैग्मैटिक डिसऑर्डर, इसमें वो कुछ सर्टन सोशल सिचुएशंस में वो समझा नहीं पाता, कुछ अप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं इस्तेमाल कर पाता, यानी डेथ है तो वो हंस रहा है, जहाँ रोना है वहाँ वो खुशी शो कर रहा है, दैट्स कॉल्ड प्रैग्मैटिक डिसऑर्डर। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि देयर आर डिसऑर्डर विच इज़ रिलेटेड टू ब्रेन, यानी ब्रेन में इंजरी होती है तो बच्चों को सही तरह से जॉ, टंग, मसल, ओरल किस तरह से सेट करे और वर्ड्स निकाले वो नहीं कर पाता, उसके वर्ड्स नहीं निकल पाते, दैट्स ब्रेन इंजरी। इसके अलावा आप देखोगे कि आजकल बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव है, कुछ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, हाइपर एक्टिव और ADHD की कैटेगरी में आते हैं, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ऐसे बच्चे बैठ नहीं सकते। अगर वो बैठेंगे नहीं तो सामने वाले को ध्यान से नहीं देखेंगे कि वो किस तरह से बोल रहा है, एंड नेचुरली वो वर्ड्स पिक नहीं कर पाएंगे। उनके भी डिलेड स्पीच होती है और उन बच्चों के लिए भी स्पीच थेरेपी एक बहुत बड़ा वरदान है। These are the disorders faced by the children as well as the grown-ups too, और उनके लिए speech therapy is required. Okay? Now, स्पीच थेरेपिस्ट इनको
तीन क्लासिफिकेशन में डालता है और मेथड्स यूज़ करता है: लैंग्वेज इंटरवेंशन थेरेपी, ओरल मोटर थेरेपी एंड आर्टिकुलेशन थेरेपी। और उसे वो यूज़ करके बच्चे को कोशिश करता है आइदर 1-to-1 इंटरेक्शन, ग्रुप डिस्कशन या क्लासरूम स्ट्रैटेजी अपनाता है। इसमें सिर्फ बोलने का काम नहीं होता, प्ले एक्टिविटी भी होती है, स्किल एक्टिविटीज़ भी होती है, ताकि बच्चा कुछ सीखे। जहाँ से भी वो शुरू होता है वहीं से स्पीच थेरेपिस्ट काम करना शुरू कर देता है। ज़रूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर चार्ट हो कि आज मैं बैट बोलूँगा तो बच्चा बैट ही बोलेगा। कई बार ये सिस्टम काम नहीं आता। अगर वो बॉल थ्रो करता है और बच्चा कैच कर लेता है और प्रॉपर अपने उस टीचर को, उस स्पीच थेरेपिस्ट को देखने लगता है, अटेंशन देने लगता है, तो उस पर्टिकुलर वर्ड से भी एक स्पीच थेरेपिस्ट काम करना शुरू कर देता है। अब मैं एक बात और भी क्लियर करना चाहूँगी, स्पीच थेरेपिस्ट कोई मैजिशियन नहीं है कि उसके हाथ में एक वैंड है, वो यूँ जादू की छड़ी चलाए और सामने वाला बच्चा बोलना शुरू कर दे। इट कैन टेक मंथ्स, इट कैन टेक ईयर्स टू। और ये भी होता है कि 6 मंथ्स के बाद स्पीच थेरेपिस्ट कहे कि अब ये काफ़ी चलने लगा है, बोलने लग पड़ा है, आप इसे रोज़ डेली एक्टिविटी में प्रैक्टिस करवाइए ताकि वो आपको अच्छा रिजल्ट देता रहे। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, एट टाइम्स लाइफ टाइम में कई बार आपको दोबारा स्पीच थेरेपिस्ट की मदद लेनी पड़ सकती है ताकि वो कुछ चीज़ें जो नहीं कैच कर पा रहा वो समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके और उसे यूज़ कर सके। लेकिन सबसे बड़ा रोल स्पीच थेरेपिस्ट के अलावा पेरेंट्स का है, उसका केयर टेकर का है और उसको सोसाइटी में जाकर लोगों के साथ मिक्स होने की ज़रूरत है। तब वो ज़्यादा कामयाब होगा और ज़्यादा अच्छा बोल सकेगा। सो काइंडली सी टू इट और कोशिश कीजिए मोबाइल और टीवी उसकी कम्युनिकेशन मिनिमम कर दीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा ये टीवी मूवीज़ देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, इनका माउथ का ऑर्गन का इस्तेमाल नहीं होता और नेचुरली वो बोलना नहीं सीखते। तो इट इज़ योर रोल and the role of the mother who plays a big role in doing the speech therapy, even the teachers and the school surrounding and environment. Thank you everyone. I hope you understand.